यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। ये संविधान की आत्मा है। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, बल्कि ये स्टेटमेंट है हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का। और ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है अनुच्छेद 32 के बारे में। और अनुच्छेद 32 का 226 अनुच्छेद 226 से कंपैरिजन करके इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 32 है वो टर्म क्या है, क्या चीज़ है, अनुच्छेद 32 में क्या लिखा गया है। तो एक्चुअली में अनुच्छेद 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, तो थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। हम जो आर्टिकल 32 पढ़ते हैं वो कहाँ है? अगर आप ध्यान दीजिए तो आर्टिकल 32 को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है हमारे संविधान का जो भाग 3 है, फंडामेंटल राइट्स है, वो एक फंडामेंटल राइट ही है 32। इसीलिए अगर पहला क्वेश्चन ये बनता है तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये कि आर्टिकल 32 जो है भाग 3 के अंतर्गत क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। उसके बाद वो आता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत, यानी एक साथ 32 के साथ हमें एक फंडामेंटल राइट्स भी मिला और संवैधानिक उपचार का अधिकार भी मिला है। अब ये संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या होता है? देखिए, जब हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया तो जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के आर्टिकल 32 को उसमें ऐड किया। क्यों? क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का हमारे अधिकार जो हैं वो पूरी तरह से हम उसको नहीं मिल पाते हैं। कई जगह हमारे अधिकारों का हनन हो जाता है। तो हमारे अधिकारों के हनन को रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 32 दिया गया एक उपचार के तौर पे, ताकि कोई भी कमी रह जाए अपने अधिकारों को फॉलो करने में, यूज़ करने में, तो हम 32 के तहत कोर्ट तक पहुंच सकें अपने बातों को लेकर के, अपनी प्रॉब्लम को लेकर के। तो बेसिकली ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, वो हमें क्या देता है, मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को कार्रवाई करने का, उच्चतम न्यायालय में कार्रवाई करने की गारंटी देता है। अब ये जो गारंटी है ये ऐसे तो हो नहीं गई, ये गारंटी 5 चीज़ों के तहत दी गई, जिसके अंतर्गत है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। ये जो है ये रिट के टाइप हैं। इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि रिट क्या होता है, कितने तरह के रिट होते हैं और रिट किस किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल हम 32 और 226 को एक साथ केस स्टडी के साथ पढ़ लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 32 का खंड 2 जो है वो उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकार का प्रहरी कहता है। और इसके अंतर्गत अब न्यायालय ने लोकहितवाद या जो PIL है, इसकी अवधारणा की स्थापना की है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी ऐसे व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा के लिए जो निर्धन है, गरीब है, किसी कारण से अब कोर्ट नहीं जा पा रहा है, कोर्ट जाने में असमर्थ है, उतना खर्चा नहीं दे सकता है, तो न्यायालय में क्या कर सकता है, रिट फाइल कर सकता है। और ये जनहित के मामले हैं, इसमें ज़्यादातर होते हैं। और इसमें इसके तहत क्या है, कोर्ट ये क्या करेगी, न्यायिक सक्रियता, उच्चतम न्यायालय की इस कार्रवाई को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। तो न्यायिक सक्रियता वर्ड को भी याद रखिएगा। अब ये आर्टिकल 32 के तहत कौन आवेदन दे सकता है? तो इसमें उच्चतम न्यायालय को जो कार्रवाई करती है वो उन्हीं पे करती, वही व्यक्ति इसमें दे सकता है जिसके फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण हुआ हो। बिना अतिक्रमण हुए ऐसे ही रिट नहीं दायर किया जा सकता, ऐसे ही उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते। इसलिए जो रिट दायर कर रहा है उसको ये दिखाना ज़रूरी है, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका जो है मूल अधिकार का जो है आघात हुआ है, मूल अधिकार का हनन हुआ है। सिर्फ प्रार्थना करने से ही नहीं हो जाएगा, उसको कार्रवाई करने से पहले ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, सारा उल्लंघन कैसे कैसे होगा वो दिखाना पड़ेगा। अब यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल अधिकार के अतिलंघन को दिखाने में सफल होता है तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन एक अधिकार के रूप में समुचित उपचार पाने का अधिकारी होगा, ये करेगी। और अगर असफल हो जाएगा तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। अब ये आर्टिकल 32 के तहत ये लोकहितवाद लाया क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो बेसिकली इसमें जो न्यायाधीश स्थानांतरण के मामले थे, इसमें न्यायालय ने कहा कि लोकहितवाद का उद्देश्य क्या है, लोकहित का संरक्षण, जनता के हितों का संरक्षण, समाज के किसी एक वर्ग जो कि कमज़ोर है, अल्पसंख्यक है, उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके। अगर जो निर्धन है, जिनको आर्थिक कठिनाई है, उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके, ना कि उनके जीवन जीने का अधिकार, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसका कोई भी ईजिली हनन कर सके। इसीलिए ये आर्टिकल 21 के अधीन भी ये एक संरक्षण देता है। अब रमेश थापड़ बनाम मद्रास राज्य का केस है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस अनुच्छेद का प्रयोग सिर्फ नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किया जा सकता है।
यह अधिकार तुरंत अधिकार है, तुरंत त्वरित अधिकार है और नियमित सिविल कार्रवाई का विलंबकारी होने के दुर्गुण से यह अधिकार मुक्त है। इसलिए इस अधिकार की तुलना जहांगीर के दरबार में लगी जो फरियाद की घंटी थी ना, उससे की जाती है। पर अंतर सिर्फ ये है कि जहांगीर की घंटी का प्रयोग निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी कर सकता था, जबकि आर्टिकल 32 का जो अधिकार है उसका प्रयोग सिर्फ संपन्न या धनवान व्यक्ति ही कर सकते हैं। पर अगर जनहित या लोकहित याचिका परिकल्पना ने इस नियम को समाप्त कर दिया, क्योंकि अब क्या आ गया, PIL है इसमें, तो इससे क्या हुआ, निर्धन वर्ग भी जो है इसके लिए इसमें फरियाद कर लेता है। अब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। ये मैंने आपको बता दिया। केस था रामबली बनाम मद्रास राज्य का केस, और संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है और 32(1) में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। यानी कि मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर उपचार क्या होगा, ये इसमें दिया गया है। अब हमारे संविधान में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी 32 में जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कहाँ जाते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन जब हमारा और चीज़ें की रिट दायर करनी होती है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं। यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर रिट दायर करने का अधिकार दिया गया, जबकि हाई कोर्ट को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। अब उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार के भंग के मामले में रिट जारी कर सकता है, पर हाई कोर्ट जो है मूल अधिकार के भंग होने के अलावा और भी उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। कुछ नियम क्या है, जैसे जब कोई वैकल्पिक उपचार ना हो तब जाएँ, कोई बिना कारण के कोई डीले हो रहा हो तब जा सकते हैं, किसी ने तथ्य छुपाया हो, अशुद्ध कथन दिया हो तब जा सकते हैं, किसी तथ्य पे विवाद हो, और जब रिट जो है वो निरर्थक हो। अब जब कोई वैकल्पिक उपचार प्राप्त ना हो, मतलब क्या है, तो हाई कोर्ट व्यक्ति को उपचार तभी देगा जब उस विश्वास हो जाए कि जो पिटिशनर है, जिसने पिटिशन दायर किया है, PIL दायर किया है, उसके सारे रास्ते बंद हो चुके, कोई उसके पास वैकल्पिक उपचार अब है ही नहीं, इसलिए उसने रिट जारी की है। तो न्यायालय जो है उस पर सोचेगी और उसके मूल अधिकार के उल्लंघन के बारे में उसको देखेगी। जैसे कि इसमें केस है, प्रमिला देवी बनाम जयचंद ने अपनी पत्नी प्रमिला देवी को घर से निकाल दिया और 11 महीने के बच्चे को अपने पास रख लिया। तो पत्नी ने हिंदू अव्यवस्था और संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा के अंतर्गत बालक की अभिरक्षा के लिए हैबियस कॉर्पस रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय से याचना की। अब मद्रास न्यायालय ने रिट जारी नहीं की, क्योंकि पिटिशनर पत्नी को हिंदू अव्यवस्था और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी एवं कारगर वैकल्पिक उपचार था। उसको जरूरी नहीं था कि वो रिट दायर करे, उसको ऑलरेडी एक अधिनियम के तहत ये अधिकार मिला हुआ था जिसके अंतर्गत वो ये काम करवा सकती थी, तो इसको खारिज कर दिया गया। दूसरा है अनावश्यक विलंब, अनरीजनेबल डिले ना हो। जब कोई व्यक्ति किसी हानि को या पीड़ा पहुंचे और उसे उपचार के लिए तुरंत न्यायालय में शरण लेनी चाहिए, ये नहीं कि देर करना चाहिए। अगर किसी कारण से देर हो गया हो अलग बात है, लेकिन बिना बात के देर करने पे क्या होता है, उच्च न्यायालय जो है याचिका जारी करने की प्रार्थना को ठुकरा देती है। और ये जो ड्यूरेशन है ये 3 महीने से लेकर के 6 वर्ष तक की परिस्थिति पर डिपेंड करता है, विलंब की जो अवधि है। तीसरा है तथ्यों का छिपाव। अब न्यायालय को उचित प्रतिकर स्वीकृत करने में कठिनाई उस समय होती है जब प्रार्थी जो है, जिसने PIL दायर किया है, किसी सच को छुपाता है या ऐसा करने की कोशिश करता है। तो इसमें मुश्ताक हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश का वाद है, जिसमें निर्णय दिया गया कि यदि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छुपा लिया जाता है तो याचिका प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। चौथा है तथ्यों का विवाद, डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट्स। ये इसमें कहा गया है कि तथ्य का कई बार क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। नागेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य केस में रिटकर्ता को नौकरी से निकाल दिया गया और प्रश्न ये था कि वो नौकरी में स्थायी हो गया था कि नहीं। अब पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि रिटकर्ता स्थायी हो गया था या नहीं, ये प्रश्न ही नहीं है। उच्च न्यायालय के लिए यह संभव नहीं है कि रिट याचिका के तथ्य को के विवाद पर प्रश्न पर विचार करे, बल्कि कभी कभी तथ्य के में जो गलती के प्रश्न हैं उस पर विचार किया जाता है। पांचवा है रिट की निरर्थकता। इसमें याचिका एक सशक्त साधन है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपचार प्राप्त होता है, पर यदि रिट जारी करने के लिए कोई उद्देश्य सिद्ध होता ना दिखाई दे तो रिट जारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसे रिट से किसी को कोई लाभ नहीं होगा और रिट दिया ही गया है लोकहित के लिए। इसमें सुरेश बनाम बसंत का केस है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अनुतोष देते समय यह विचार करना चाहिए कि विरुद्ध पक्ष को किसी प्रकार का अन्याय ना हो और इस रिट को जारी करना निरर्थक ना हो जाए। बेसिकली आर्टिकल 32 और 226 में ना सिर्फ आर्टिकल का अंतर नहीं, अगर आप ये लिख देते हैं
कि दोनों में बेसिक अंतर ये है कि ये 32 में दिया हुआ और वो 226 में दिया हुआ, तो ये कोई अंतर नहीं है। बेसिक अंतर ये है कि 226 के अधीन उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 में प्रदत्त न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से ज़्यादा विशाल है, ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा बड़ा है। और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय मूल अधिकार के प्रवर्तन कराने के लिए किसी व्यक्ति को ये अधिकार देता है, जबकि उच्च न्यायालय को क्या है, मूल अधिकार के अलावा भी आदेश, निर्देश जारी और रिट जारी करने का पावर दिया गया है। चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास में बदलने के लिए शक्ति है उसको, और वो क्या कर सकता है, रिट दायर कर सकता है इसमें। लेकिन अगर विलंब किया तो रिट खारिज हो जाएगा। समय रहते उसको ये चीज़ रिट दायर कर देनी है। एक साफ सुथरे पर्यावरण में रहना हम सबका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। अगर किसी को लगता है कि पर्यावरण संरक्षण नहीं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इसके लिए रिट दायर कर सकता है। इसके लिए एक केस भी है, MC मेहता बनाम भारत संघ का केस है, गंगा जल प्रदूषण के विरुद्ध लोकहितवाद जो PIL दायर किया गया था, वो लिख सकता है। अगर किसी को लगता है कि चुनाव में जो प्रक्रिया हुई है वो गलत हुई है, तो इसके लिए वो रिट दायर कर सकता है। जनसंचार और समाचार के माध्यम से मतदाताओं के द्वारा अगर उसको लगता है कि कोई जानकारी गलत दी गई है तो रिट दायर कर सकता है। इस तरह से चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार सबका है। उसके लिए वो डॉक्टर अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो चिकित्सा नहीं देता है, तो उसके लिए भी वो रिट दायर कर सकता है। तो इस तरह से रिट और ये जो 226 और 32 है, इसका मेन उद्देश्य ये जनता का हित करना, लोकहित करना। अब इसमें आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसका एक आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर के तैयार करना है। इसमें केसेस की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा केसेस है, तो सब केस लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मेन केस है ना, वो आप सिर्फ याद रखिएगा। जैसे पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का केस, जिसमें एक ऐतिहासिक